नमस्कार। आज की इस खास प्रस्तुति में हम साहित्य के सबसे मशहूर और रहस्यमयी सपनों में से एक की गहराई में उतरने वाले हैं। हम अवचेतन मन की एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो महज शब्दों के जरिए एक पूरी की पूरी जादुई दुनिया खड़ी कर देती है। तो चलिए एस.टी. कॉलरिज के ज़ैनाडू के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इन शुरुआती पंक्तियों को सुनिए। ज़ैनाडू में कुबला खान ने एक भव्य आनंद भवन का आदेश दिया। सच कहूं तो ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि एक तरह का गहरा सम्मोहन है। इन पंक्तियों को पढ़ते ही हम तुरंत एक ऐसी जादुई दुनिया में खिंचे चले जाते हैं जहां एक शानदार महल आकार ले रहा है। ये शुरुआत ही ऐसा माहौल बना देती है जो आपको पलक झपकाने का भी मौका नहीं देती। अब इस जादुई दुनिया को रचने वाले उस वास्तुकार से मिलते हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज। ये पहली पीढ़ी के एक बेहद महान रोमांटिक कवि थे। कैम्ब्रिज से पढ़े कॉलरिज की कल्पना शक्ति बचपन से ही एकदम अलग स्तर की थी और उनकी यही गहरी सोच और असाधारण रचनात्मकता उनके लिखे हर एक शब्द में साफ झलकती है। दिलचस्प बात यह है कि कॉलरिज का अंदाज उनके साथी विलियम वर्ड्सवर्थ से बिल्कुल अलग था। 1797 में जब ये दोनों दिग्गज मिले तो मानो साहित्य में एक नई क्रांति ही आ गई। देखिए, जहां वर्ड्सवर्थ आम जिंदगी की साधारण चीजों को बहुत खास बनाकर पेश करते थे, वहीं कॉलरिज का मकसद एकदम अलग था। वो अलौकिक और जादुई चीजों को ऐसे पेश करते थे मानो वो बिल्कुल असली हों। फैंटासी को हकीकत का रूप देना ही उनकी खासियत थी और यही बात उन्हें बाकी सबसे बिल्कुल अलग खड़ी करती है। अब सुनिए कि इस कविता का जन्म कैसे हुआ। ये कहानी बहुत ही अजीब है। 1797 की बात है। कॉलरिज बीमार पड़े, उन्हें कुछ दवा दी गई और उसी के असर में वो कुर्सी पर बैठे बैठे कुबला खान के बारे में पढ़ते हुए सो गए। अगले 3 घंटे की उस गहरी नींद में उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत सपना देखा। जागते ही उन्हें वो सपना एकदम साफ याद था और उन्होंने पागलों की तरह उसे कागज पर उतारना शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक बेहद दुखद घटना घटी। अचानक कोई अनजान मेहमान आ टपका, उनका ध्यान टूटा और वो जादुई प्रवाह हमेशा हमेशा के लिए खंडित हो गया। भाग 1, ज़ैनाडू में स्वागत है। धूप से खिला आनंद भवन। तो ये ज़ैनाडू की कल्पना आई कहां से? ये दरअसल 13वीं सदी के मंगोल सम्राट कुबला खान से प्रेरित थी। सपने में इसी सम्राट ने इस भव्य महल को बनाने का आदेश दिया था। ज़ैनाडू का भूगोल जरा देखिए, कितना व्यवस्थित और सुंदर है। 10 मील लंबी उपजाऊ जमीन जिसे बड़ी बड़ी दीवारों और टावरों से सुरक्षित घेरा गया है। चमकदार बगीचे, घुमावदार जलधाराएं और खुशबू बिखेरने वाले पेड़, और इन सब के बीच धूप से खिले हुए हरे भरे प्राचीन जंगल। ये ज़ैनाडू की ऊपरी सतह है, एकदम शांत, सुखद और रोशनी से भरी हुई। कोई भी इस जगह पर आसानी से सम्मोहित हो सकता है। भाग 2, एक जंगली जादुई खाई, नीचे छिपा अंधेरा। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक परछाई भी तो होती है ना? यहीं पर कॉलरिज की असली महारत दिखती है। उस शांत और सुंदर आनंद भवन के ठीक नीचे एक गहरी, डरावनी और अराजक दुनिया मौजूद है जो हर पल उस शांति को भंग करने की धमकी देती है। एक तरफ हमारे पास धूप से खिले हुए हरे भरे शांत स्थान और सुगंधित पेड़ हैं, तो दूसरी तरफ बेहद डरावनी छवियां, एक ऐसा समुद्र जहां कभी सूरज नहीं निकलता और ऐसी विशाल गुफाएं जिन्हें इंसान कभी नाप ही नहीं सकता। सुंदरता और डर का ये बेहतरीन संतुलन इस पूरी कविता को एक अजीब सी रहस्यमयी ऊर्जा देता है। जरा इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। एक जंगली जगह उतनी ही पवित्र और जादुई जितनी कि ढलते चांद के नीचे किसी राक्षस प्रेमी के लिए रोती हुई एक स्त्री की जगह हो सकती है। ये वो बिंदु है जहां प्राकृतिक सुंदरता और विशुद्ध जादू आपस में पूरी तरह घुल मिल जाते हैं। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास। और पता है, इसी डरावनी खाई से एल्फ नाम की एक पवित्र नदी फूटती है। इसका उग्र रूप सच में चौंकाने वाला है। ये नदी लगातार एक अजीब सी अशांति और उथल-पुथल से उबल रही है। एक शक्तिशाली फव्वारा जमीन फाड़कर ऊपर उठता है और चट्टानों के बड़े-बड़े टुकड़ों को ओलों की तरह उछालता है। फिर ये नदी 5 मील तक टेढ़ी मेढ़ी बहती है और अंत में एक निर्जीव, शांत महासागर में जाकर समा जाती है। पानी की ये हिंसक और तेज गति ज़ैनाडू के उस ऊपरी शांति के बिल्कुल उलट काम करती है। और इस सारी उथल-पुथल के बीच अचानक एक चौंकाने वाली आवाज गूंजती है। कुबला खान को दूर से अपने पूर्वजों की आवाजें सुनाई देती हैं, जो युद्ध की भविष्यवाणी कर रही हैं।
जरा सोचिए, इतने सुंदर महल में अचानक युद्ध की बात। ये एक ऐसा बेसुरा स्वर है जो सारी भव्यता को पल भर में रोक देता है। ये बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि एक राजा का जीवन बाहर से कितना भी भव्य क्यों ना हो, उसके अंदर युद्ध और पतन का डर हमेशा बना रहता है। भाग 3, एबिसिनियन दासी, सपने के भीतर एक सपना। यहाँ अचानक से कहानी पलट जाती है। कवि का सपना बदल जाता है। ये अब कुबला खान की कहानी नहीं रही, बल्कि कवि के अपने अवचेतन का एक बहुत ही व्यक्तिगत नज़ारा बन जाती है, जहां वो एक स्त्री को डलसीमर बजाते हुए देखता है। अब डलसीमर क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एक तारों वाला वाद्य यंत्र है जिसे 2 छोटे हथौड़ों से बजाया जाता है, और इसका इस्तेमाल चीन और यूरोप दोनों जगह होता था। इसी डलसीमर को बजाते हुए वो एबिसिनियन दासी माउंट एबोरा के बारे में गा रही है। इस संगीत को समझना बहुत अहम है, क्योंकि यही वो धुन है जो कवि के दिल में सबसे गहरी छाप छोड़ती है। यहाँ आकर हमें कवि की सबसे गहरी इच्छा समझ आती है। वो उस दासी के गीत और उस संगीत को अपने अंदर फिर से जिंदा करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो उस खोए हुए संगीत को दोबारा पा ले तो उसके पास इतनी जबरदस्त रचनात्मक शक्ति आ जाएगी कि वो सिर्फ हवा में केवल शब्दों और आवाज के जरिए ज़ैनाडू के उस धूप वाले गुंबद और बर्फ की गुफाओं का निर्माण कर सकेगा। ये परम काव्यात्मक आनंद और पूरी रचनात्मक शक्ति को पाने की एक बहुत ही तीव्र तड़प है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कवि सच में उस जादुई प्रेरणा को पा ले तो ये दुनिया उसे कैसे देखेगी? एक आम इंसान के लिए वो प्रेरित कवि कोई साधारण इंसान नहीं रहेगा, बल्कि एक भयानक और जादुई जीव बन जाएगा। सावधान, सावधान, उसकी चमकती आंखें, उसके उड़ते बाल। ये एक ऐसे व्यक्ति का पागलपन है जिसने शुद्ध प्रेरणा को पा लिया है, जिसने मानो स्वर्ग का दूध पी लिया हो। ये दिखाता है कि सच्ची कलात्मक प्रेरणा आम दुनिया के लिए कितनी शक्तिशाली और डरावनी भी हो सकती है। भाग 4, जादुई सपने का रहस्य, ये अमर क्यों हैं? अब इस जादुई दुनिया से थोड़ा बाहर आते हैं। सच तो यह है कि ये कोई पूरी कहानी नहीं है, ये बस एक अधूरा, खंडित टुकड़ा है। तो फिर ऐसा क्या है जो इसे साहित्य के इतिहास में इतना अमर बना देता है? इसका सीधा सा जवाब है अवचेतन मन का विशुद्ध जादू। कॉलरिज में असली भौगोलिक जगहों को बिल्कुल असंभव नज़ारों के साथ मिला दिया। जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा था वो सब इस सपने में एक साथ जुड़ गया। जिस तरह से उन्होंने देखने और सुनने के विरोधाभासों को एक साथ रखा है वो सच में बेमिसाल है। और सबसे बड़ी बात, ये कविता हमें एहसास कराती है कि सच्ची कलात्मक प्रेरणा कितनी क्षणभंगुर होती है। एक पल में सब कुछ जादुई होता है और अगले ही पल वो हमेशा के लिए टूट सकता है। तो अंत में एक बड़ा सवाल उठता है, ये कविता अधूरी है, ये महज एक खंडित सपना है। फिर भी किस चीज़ ने इसे एक स्थायी और महान साहित्यिक कृति बना दिया? शायद इसलिए क्योंकि वो अनजान मेहमान जिसने इस कविता को अधूरा छोड़ दिया, उसने अनजाने में ही इंसानी कल्पना की असीमित क्षमताओं को हमेशा के लिए रहस्यमय और अमर बना दिया। ये सच में गहराई से सोचने वाली बात है। आज की इस प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।